In this video, I am going to discuss HTML forms. HTML forms are one of the most important part of every website. Using HTML forms, you can create login forms, sign-in forms, data entry forms, feedback forms, online application forms, etc. etc. So, form tag is a container for all form elements or form controls. जब भी हम फॉर्म क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला टैग फॉर्म टैग का होगा. फॉर्म के एलिमेंट में हम दो एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करते हैं, एक एक्शन का एट्रीब्यूट और दूसरा मेथड का एट्रीब्यूट. मेथड एट्रीब्यूट वी विल डिस्कस इन द एंड. अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म एलिमेंट क्या है, किस तरह से हम फॉर्म बना सकते हैं. तो हमारा जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा था ऑनलाइन फॉर्म का, उसी में हम साइन अप फॉर्म बनाते हैं. सो लेट्स क्रिएट अ साइन अप फॉर्म. टाइटल दे देते हैं. तो जिस तरह से अभी हमने देखा कि फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म का एलिमेंट यूज़ करते हैं, तो फॉर्म का टैग. अच्छा, ये याद रखिएगा कि ऑल फॉर्म कंट्रोल्स लिव इनसाइड अ फॉर्म एलिमेंट, और इसमें हम यूज़ करेंगे पहले एक्शन का एट्रीब्यूट, और एक्शन के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो URL होगा जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो. तो यहाँ पर हम एक URL दे देते हैं. इसके बाद हमने देखा था कि अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से क्रिएट होगा. यहाँ पर इनपुट एक एलिमेंट है जो हम यूज़ करेंगे. सो इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. इसी से ही हम इसी में ही हम फॉर्म कंट्रोल सारे यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज़ input element to create a text box. input element में हम यूज़ करते हैं टाइप का एट्रीब्यूट. अच्छा, अब ये देखें, अगर मैंने इनपुट एलिमेंट में टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया और मैंने बताया इनपुट टाइप, अगर मैं टेक्स्ट देती हूँ तो इट क्रिएट्स अ टेक्स्ट बॉक्स, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स. तो यहाँ पर मैंने इनपुट टेक्स्ट दिया. अब मैं क्या करूँगी, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं क्या मुझे चाहिए. तो अगर मैंने यूज़र का फर्स्ट नेम मालूम करना है तो यहाँ पर पहले लिखते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं. फर्स्ट नेम दिया. अब ये रन करते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया तो उससे ये सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया. ओके, अब मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी दे देती हूँ. अब आप देखें, इसको रन करते हैं. अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पे बराबर में ही
ये लास्ट नेम आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक br का टैग दे देते हैं। लास्ट नेम दिखा दिया आपने। अच्छा, अब अगर मैं, अच्छा यहाँ पर एक एट्रीब्यूट और हम यूज़ करते हैं नेम का। अच्छा, अब ये जहन में रखें कि ये जो नेम का एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है ये होता है सर्वर के लिए। मतलब कि सर्वर को ये बताना पड़ता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं या जो भी फॉर्म कंट्रोल आपने यूज़ किया है उसमें आपने जो भी वैल्यू एंटर की है वो जब सर्वर पर सबमिट होगी तो सर्वर को ये समझ में आएगा कि यहाँ पर आपने कोई यूज़र से उसका नाम पता किया है, उसका फ़र्स्ट नेम मालूम किया है। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू दे देते हैं फ़र्स्ट नेम। इधर भी इसकी वैल्यू दे देते हैं लास्ट नेम। अब इसका रिज़ल्ट देखिए, यहाँ आपको पेज पे इसका कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये जो नेम एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया है ये किसके लिए है? सर्वर के लिए। अब मैं दो एट्रीब्यूट और यूज़ कर लेती हूँ। एक एट्रीब्यूट है साइज़ का। साइज़ यहाँ हम दे देते हैं 15। अच्छा, ये साइज़ किसका है? ये साइज़ है इस टेक्स्ट बॉक्स का। तो मैं अभी यहाँ पर अभी जो ये साइज़ एट्रीब्यूट यूज़ किया है ये क्योंकि हमने CSS नहीं किया है तो ये साइज़ एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। बाद में CSS से ही हम इसका साइज़ और सब कुछ कंट्रोल करेंगे। और इसके बाद एक एट्रीब्यूट मैं और यूज़ करूँगी, मैक्स लेंथ का। मैक्स लेंथ है कैरेक्टर्स की लेंथ। तो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स की आप लिमिट बताएंगे कि कितने कैरेक्टर्स यूज़र मैक्सिमम एंटर कर सकता है। तो यहाँ हमने लिमिट कर दिया है 30। इधर भी दे देते हैं। अब ये देखिए, तो ये अभी हमने देखा कि यूज़र से अगर आपने फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम पता करना है सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो जो भी यहाँ पर हम अब काम करेंगे वो ज़्यादातर इनपुट टाइप से ही होगा। अच्छा, अब यूज़र नेम तो हमने पता कर लिया। नाउ आई वांट टू क्रिएट पासवर्ड इनपुट। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, सिंपली वही इनपुट का एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। इनपुट में हमेशा टाइप का एट्रीब्यूट होगा कि आप बताएंगे इनपुट टाइप क्या है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट टाइप की वैल्यू पासवर्ड दे देती हूँ, अब देखें क्या होगा। यहाँ पर कुछ आप देखें, ये हमने पासवर्ड इनपुट क्रिएट किया है। अब इधर कुछ टाइप करके देखते हैं। ये देखें, जैसे ही आपने इनपुट टाइप पासवर्ड दिया तो उसने क्या किया कि कैरेक्टर्स को हाइड कर दिया।
जब मैंने इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिया था तो यहाँ आप देख सकते हैं, और पासवर्ड इनपुट में आप फ़र्क देख सकते हैं। अब वही करेंगे यहाँ पर। अब मैं स्पेसिफाई करूँगी नेम का एट्रीब्यूट, वैल्यू इधर पासवर्ड दे देते हैं। उसी तरह से साइज़ का एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं, जो कि बॉक्स का साइज़ स्पेसिफाई करेंगे 15 और मैक्स लेंथ 30। अब यहाँ मैं एक फील्ड और क्रिएट कर लेती हूँ, री एंटर पासवर्ड। उसी तरह से होगा। इनपुट का एलिमेंट यूज़ करेंगे टाइप। इनपुट टाइप मैं बताऊंगी कि क्या है, पासवर्ड। नेम में पासवर्ड दे देंगे। साइज एट्रीब्यूट, ये आप देख सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये मुझे बराबर में ही नज़र आएँ, तो उसके लिए वी विल जस्ट रिमूव दिस BR टैग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है। तो अगर आपको यूज़र से कमेंट्स चाहिए या फीडबैक चाहिए या कोई क्वेरी या है यूज़र की आपसे, या तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया अलाउज़ यू टू गेट मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट्स। अभी तक हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट देखे थे। तो अगर आपको कमेंट्स चाहिए यूज़र से, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया हम यूज़ करते हैं। सो टू क्रिएट टेक्स्ट एरिया यू कैन यूज़ टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, इट्स अ पेयर टैग, और इसमें भी हम नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। नेम में हम मेंशन कर देते हैं कि ये कमेंट्स के लिए है। अब ये रन कर लेते हैं। इस तरह से ये आपको डिफ़ॉल्ट एक नज़र आ रहा है बॉक्स। अच्छा, सो वॉट एवर you write between opening text area and closing text area element will appear in the text box when the page loads। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगी, एंटर योर कमेंट्स। तो जैसे ही आप पेज लोड करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो टेक्स्ट एरिया बॉक्स का साइज़ आपको नज़र आ रहा है, ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है। तो इसमें हम दो एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं उसकी हाइट और विड्थ कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, अभी क्योंकि हमने CSS नहीं सीखी है तो हम ये एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद ये वाला काम CSS से ही करेंगे। So there are two attributes of text area to control the height and width। हम रो का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द हाइट ऑफ टेक्स्ट एरिया। यू कैन मेंशन हाउ मैनी रोज यू वांट टू शो। तो यहाँ मैं 4 दिखा देती हूँ इसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हमें 4 रोज चाहिए। अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं। So if you want to increase the height, the width of text area, you can use col attribute। column यहाँ हम specify करते हैं 30। तो इस तरह से आप specify कर सकते हैं rows and columns text area के।
In this video, we will discuss how we create radio buttons and when we need to create radio buttons. So when do we need to create radio buttons? If user need to make only one selection out of multiple choices, then we need to create radio buttons. For example, in our application form, sign in form, अगर हमें यूज़र का जेंडर पता करना है तो there will be two choices, either male or female, out of which a user need to make only one choice. So in this situation we need to create radio buttons. So let's create a radio button. So to create a radio button, we will use input tag. अब आप देख सकते हैं कि जब हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना था तो हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया था, जब पासवर्ड इनपुट चाहिए था तो इनपुट टाइप पासवर्ड दिया था. अब अगर इनपुट एलिमेंट में मैं टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ और उसकी वैल्यू अगर मैं रेडियो दूँ तो इट विल क्रिएट अ रेडियो बटन. अब देखते हैं ब्राउज़र में, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रेडियो बटन क्रिएट हो गया है. तो अब हमें यूज़र को बताना है कि ये रेडियो बटन किसके लिए है. तो हम बाहर कुछ टेक्स्ट लिख देंगे, इधर मेल लिख दिया. अब एक रेडियो बटन और बनाते हैं. इनपुट टाइप में रेडियो दिया और यहाँ पी टेक्स्ट दे दिया. तो आप ये देख सकते हैं. अच्छा, नाउ वी विल गिव नेम्स टू दीज रेडियो बटन्स. उसके लिए नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे. नेम में मेल दे देते हैं और यहाँ फीमेल दे देते हैं. अब ये ब्राउज़र में देखते हैं. नाउ आई नीड टू सेलेक्ट वन ऑप्शन इन दोनों में से. लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं. तो उसकी क्या वजह है? यहाँ मैं क्या चाह रही हूँ कि अगर मैं मेल सेलेक्ट करूँ तो फीमेल डी सेलेक्ट हो जाए और अगर फीमेल सेलेक्ट करूँ तो मेल डी सेलेक्ट हो जाए. लेकिन यहाँ पर दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं. तो उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने इसको प्रॉपर अगर बिहेवियर देना है तो रेडियो बटन का प्रॉपर बिहेवियर क्या है कि यूज़र जो भी आए वो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सके. तो हमें इसको ग्रुप करना पड़ेगा. ग्रुप किस तरह से हम कर सकते हैं? ग्रुप करने के लिए हमें नेम को सेम वैल्यू देना पड़ेगी. तो यहाँ मैं क्या करूँगी, यहाँ हमने जेंडर पता करना है. तो नेम की वैल्यू अगर मैं जेंडर करती हूँ, इसको भी जेंडर कर दिया. अब क्या होगा? अब आप देख सकते हैं इसको हमने ग्रुप कर दिया. अब अगर मैंने फीमेल सेलेक्ट किया और मेल सेलेक्ट किया, अब आप देख सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर बिहेवियर है. सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रुप टू गेट द प्रॉपर बिहेवियर. अच्छा, अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं क्या चाह रही हूँ कि जब पेज लोड हो, अभी जब पेज लोड हुआ तो आप देखें कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हुआ था. तो अगर मैं चाहूँ कि जैसे ही पेज लोड हो तो कोई भी एक ऑप्शन इसमें से डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हो या चेक्ड हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? उसके लिए मैं चेक्ड का एक एट्रीब्यूट यहाँ यूज़ करूँगी. तो जिस भी
यहाँ पर जैसे अगर मैंने फीमेल पे चेक लगाया तो अब क्या होगा, जैसे ही पेज लोड होगा एक यहाँ पर फील्ड आपको सेलेक्ट हुई हुई नज़र आएगी। अब हम क्या करेंगे, नेम और वैल्यू के पेयर में सर्वर पे डेटा जाता है जैसे कि हमें पता है, तो यहाँ मैं एक वैल्यू भी असाइन कर दूंगी, वैल्यू का एट्रीब्यूट। वैल्यू में यहाँ पर मैं दे देती हूँ m और यहाँ मैं वैल्यू देती हूँ f फॉर फीमेल। Now we will discuss how to create checkboxes and when we need to create checkboxes. So if you want to allow users to select and unselect more than one options in an answer, so you can use checkboxes. So let's create checkboxes. यहाँ हमें यूज़र का इंटरेस्ट पता करना है, तो चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए हमने अभी सीखा था रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं। तो रेडियो बटन हम जब क्रिएट करते हैं जब भी आप चाहते हैं यूज़र से कि वो कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करे। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मल्टीपल ऑप्शंस भी यूज़र सेलेक्ट कर सके, मैं चाहती हूँ कि मैं अलाउ करूँ यूज़र को कि वो एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर सके, उसके लिए हम चेक बॉक्स बनाते हैं। तो अगर मैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स दूँ तो वो चेक बॉक्स क्रिएट कर देगा। अब देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक चेक बॉक्स क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ मैं क्या करूँगी, इधर मैं स्पेसिफाई करूँगी नेम का एट्रीब्यूट। नेम में मैं बता देती हूँ इंटरेस्ट। तो हमने देखा था कि नेम एट्रीब्यूट क्या होता है कि वो सर्वर पे जाता है विद द वैल्यू या ऑप्शन जो भी यूज़र सेलेक्ट करता है, और इसी तरह से नेम और वैल्यू के पेयर में हम सर्वर पे डेटा भेजते हैं। तो यहाँ पर अब इंटरेस्ट दे दिया और अब वैल्यू का एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे। यहाँ मैं बता देती हूँ मेन, और ऑप्शन मैंने यहाँ दे दिया मेंस क्लोथिंग। इसी तरह से हम एक चेक बॉक्स और क्रिएट कर लेते हैं। नेम की वैल्यू जैसा कि हमने सीखा था कि सेम होगी। वैल्यू यहाँ मैं देती हूँ वुमेन्स मैन, सॉरी यहाँ वैल्यू मैंने दे दी वुमेन और वुमेन्स क्लोथिंग। एक चेक बॉक्स और बनाते हैं। ऑप्शन में हमारे मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग, एक्सेसरीज था। एक और चेक बॉक्स बनाया, यहाँ पे इंटरेस्ट बता दिया दोबारा से, और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि चेक बॉक्सेस आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। Now we will learn how to create a drop down list. So a drop down list box, also known as select box, आप select box भी कह सकते हैं drop down list को। So drop down list box allows user to select one option
from a drop down list. A drop down list is going to contain some list of options. क्योंकि पूरी लिस्ट है तो उसमें आपके सारे लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होंगे. तो दो तरह के सेलेक्ट बॉक्सेस होते हैं. या तो आप ड्रॉप डाउन बॉक्स डिस्प्ले होता है या फिर मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं. तो मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में यानी कि सेलेक्ट बॉक्स में से आप सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. So drop down list is the most important control of a form. So let's create a select box. To create a select box, we will use select element. यहाँ एक पैराग्राफ बनाते हैं जिधर हम नेशनैलिटी मालूम करेंगे यूज़र की. Let's create a select box. इसके लिए हम select का एलिमेंट यूज़ करेंगे सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए. इट्स अ पेयर टैग. तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होंगे. अब ये हम ब्राउज़र में देखते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट पूरी बन गई है. सो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस देयर इज़ नथिंग इन द ड्रॉप बॉक्स. There are no options. यहाँ आप देख सकते हैं. So as we discussed, drop down list is a list of options. So now we need to add options to it. We can add options by using the option tag, and the option tag is a child of select tag. यहाँ पर आप ऑप्शन दे सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन हम दे देते हैं यहाँ पाकिस्तान. तो यहाँ आप देख सकते हैं हम क्या चाह रहे हैं. यहाँ यूज़र से उसकी नेशनैलिटी मालूम करना चाह रहे हैं और ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट के एलिमेंट से आपने सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट किया और ऑप्शंस देने के लिए आपने ऑप्शन का टैग यूज़ किया. एंड ऑलवेज रिमेंबर ऑप्शन टैग इज़ अ चाइल्ड ऑफ द सेलेक्ट एलिमेंट. अब इसको रन करते हैं. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको लिस्ट में शो हो रहा है. सो वी कैन ऐड मोर ऑप्शंस हियर. तो जितने ऑप्शंस आप देना चाहें वो आप ऑप्शन के टैग में दे सकते हैं. तो यहाँ मैं USA, कनाडा, इंग्लैंड, चाइना, ये सारे ऑप्शंस मैंने दे दिए. अब रन करते हैं. अब यहाँ देख सकते हैं कि इधर यूज़र कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है. अगर मैं चाहूँ कि दो ऑप्शन सेलेक्ट करूँ तो वो अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है. तो अगर आप ये चाहें कि मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें तो उसके लिए हम क्या करेंगे. अच्छा, फर्स्ट वी विल गिव नेम एंड वैल्यू टू दिस सेलेक्ट टैग. नेम हम बता देते हैं कंट्रीज और अब ऑप्शंस में मैं वैल्यूज़ बता दूंगी. तो ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ये सर्वर के लिए होता है नेम और वैल्यू. अच्छा, तो अभी मैंने देखा था कि यहाँ मैं कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ. तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इधर मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकूँ तो उसके लिए सिंपली हम मल्टीपल का
एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल के ऑप्शन देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन बॉक्स की जगह लिस्ट बॉक्स ओपन होगा एंड यू कैन सी ऑल द लिस्ट आइटम्स and can select more than one option. So Windows user can use Control key and Mac user can use Command key and select more than one option. तो जब भी आप select के टैग में multiple का attribute यूज़ करते हैं और multiple values select करते हैं, तो this will return an array of values. For example, अगर आप पाकिस्तान और US सेलेक्ट करें तो वो आपको रिटर्न करेगा पाक कॉमा पाकिस्तान US. If you want to allow users to upload a file, for example an image, video, MP3 or a PDF, you will need to use a file input box. Upload profile picture. अब हम input का टैग यूज़ करेंगे और इनपुट के टैग में वही टाइप का एट्रीब्यूट। अगर टाइप के एट्रीब्यूट की वैल्यू आप फाइल दें तो इट क्रिएट्स अ बॉक्स दैट लुक्स लाइक अ टेक्स्ट इनपुट फॉलोड बाय अ ब्राउज़र बटन। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चूज़ फाइल और हमने अभी तक कोई फ़ाइल चूज़ नहीं की है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, फाइल के साथ अब मैं नेम का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी। यहाँ हम चाह रहे हैं कि यूज़र अपनी डिस्प्ले पिक्चर अपलोड करे, तो नेम में हमने दे दिया। Now I want to create a submit button with this box. Submit button को हम थोड़ा सा और डिटेल में अभी देखते हैं। तो इनपुट टाइप में अगर उसकी वैल्यू आप सबमिट दें तो इट क्रिएट्स अ सबमिट बटन और उसकी वैल्यू अपलोड दे देते हैं। तो ये वैल्यू के साथ जो टेक्स्ट हमने लिखा है अपलोड, ये वो टेक्स्ट है जो आपको बटन के ऊपर नज़र आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक फ़ाइल चूज़ करते हैं। अब ये फाइल एक पिक्चर सेलेक्ट हो गई है और इस तरह से आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। To submit a form to the server, we use the submit button. So let's create a submit button. Input में हम वही टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू आप सबमिट देंगे। अब देखते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सबमिट बटन क्रिएट हो गया है. सो इट्स अ डिफ़ॉल्ट बटन. अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं तो हम जो भी यहाँ पूरा फॉर्म फिल करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड हो जाएगी. तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पूरे क्लाइंट से सर्वर को भेजनी है वो हम सबमिट बटन से भेजते हैं, फॉर्म अपना सबमिट करते हैं. तो अच्छा, हमने शुरू में देखा था कि 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, फॉर्म के एलिमेंट में. एक था एक्शन और दूसरा था मेथड. तो मेथड एट्रीब्यूट उस वक्त की बात हुई थी कि हम आखिर में देखेंगे. तो अब डिस्कस करते हैं कि मेथड एट्रीब्यूट होता क्या है. तो एज वी लर्न, मेथड एट्रीब्यूट कैन टेक 2 वैल्यूज़, एक गेट और पोस्ट. तो हम यहाँ पे मेथड का एट्रीब्यूट पहले यूज़ करते हैं. मेथड, गेट मेथड पहले यूज़ करके देखते हैं. अब मैं क्या करूँगी, मैं पहले सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देती हूँ. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर. अब मैं ये जैसे ही फॉर्म सबमिट करूँगी, जैसे ही मैं सबमिट बटन को क्लिक करूँगी, ये फॉर्म सेंड हो गया सर्वर पे. अब आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि फॉर्म हमने भेजा था गेट मेथड के थ्रू. उसका मतलब क्या था कि हमने जो सारी इंफॉर्मेशन भेजी है वो इस पेज को भेजी है, और ये पेज हमने स्पेसिफाई किया था इधर एक्शन एट्रीब्यूट में. तो आपका फॉर्म इधर सबमिट हुआ है. इस यहाँ पर आपने देखा कि कंप्लीट पाथ नज़र आ रहा है, और आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन मार्क. सो एनीथिंग रिटन आफ्टर द क्वेश्चन मार्क इज़ नोन एज क्वेरी स्ट्रिंग. ये सब क्वेरी स्ट्रिंग है. सो नाउ दिस इज़ कंप्लीट स्ट्रिंग. You can see here. Query string is actually a list of key value pair. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कंट्रोल नेम है और वैल्यू है. तो कंट्रोल नेम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नेम, और उसकी वैल्यू जो मैंने एंटर की थी. तो इधर अगर आप देखें कोड पे, इनपुट टाइप नेम जो कि मैंने उस वक्त आपको बताया था कि नेम सर्वर के लिए होता है, तो फर्स्ट नेम आ गया, नेम की वैल्यू आपको नज़र आई, और वैल्यू क्या थी, जो भी यूज़र एंटर करता है. ठीक है, मतलब फर्स्ट नेम इक्वल्स टू हिरा. तो यहाँ फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू हिरा जो मैंने एंटर की थी. और फिर आप देख सकते हैं लास्ट नेम इक्वल्स टू खान. तो इसका सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है. अच्छा, और एक चीज़ आप और देखें कि ये जो पूरी क्वेरी स्ट्रिंग है वो की वैल्यू पेयर में नज़र आ रही है, और एंड ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है M% इज़ अ सेपरेटर बिटवीन दीज की वैल्यू पेयर्स. तो सारे जो भी की वैल्यू पेयर यहाँ पर आपको सेपरेट हुए हुए नज़र आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि वो M% से आप सेपरेट कर सकते हैं. अब मैं तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि गेट मेथड से जो भी इंफॉर्मेशन आप भेजते हैं वो URL के आखिर में आपको नज़र आती है. सो नाउ वी विल यूज़ पोस्ट मेथड. अब मैं फॉर्म फिल करूँगी. अब सबमिट करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि
ब्राउज़र में कुछ भी शो नहीं होगा, यूआरएल के आखिर में आपके एड्रेस बार में कुछ भी शो नहीं होगा। तो गेट मेथड का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि यू कैन सी एवरीथिंग इन द एड्रेस बार। तो पोस्ट मेथड जो है वो सिक्योर है, और गेट मेथड हमने देखा कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। तो अभी हमने सीखा था कि सबमिट बटन किस तरह बनाएं। तो सबमिट बटन हमने सबमिट बटन से आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं ये पूरा। तो अगर आपको ये डिफ़ॉल्ट बटन नहीं चाहिए और आप चाहते हैं कि इसकी जगह पर कोई और बटन आप यूज़ करें, तो उसके लिए कुछ ऐसी इमेजेस आती हैं जिनको हम बटन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे आप इमेज यूज़ कर सकते हैं बटन के तौर पे। यहाँ पर इनपुट टाइप में अगर मैं इमेज दूं, और इमेज जब भी आप यूज़ करते हैं तो सोर्स बताना पड़ती है, तो यहाँ सोर्स बता देते हैं। यहाँ हमारे पास इमेज ये इमेजेस के फोल्डर में मौजूद है, और सबमिट .png उसका नाम है। यहाँ मैं विड्थ स्पेसिफाई कर देती हूँ इमेज की। अब ये रन करके देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट बटन है, और ये वो इमेज है जिसको हमने बटन के तौर पे यूज़ किया है। तो इस तरह से आप इमेजेस भी बटन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। Sometimes web page authors need to collect data from forms implicitly, meaning collecting data from the user without explicitly showing an input field on the form. For example, अगर हमने ऑनलाइन शॉप जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें ये मालूम करना है कि ऑर्डर कौन से पेज से प्लेस हुआ है, मतलब यूज़र ने कौन से पेज से ऑर्डर प्लेस किया है। तो प्रोजेक्ट में मल्टीपल सेक्शंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन है, और उनमें भी कुछ सब सेक्शंस हैं। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि वुमेंस क्लोथिंग का ऑर्डर स्टिच या अनस्टिच वाले पेज से आया है, तो वो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ कि ऑर्डर इनमें से कौन से पेज से प्लेस्ड हुआ है। तो उसके लिए हम ऐसी कुछ फील्ड्स क्रिएट करते हैं जो कि ब्राउज़र में तो नज़र नहीं आती, मतलब यूज़र उनको नहीं देख सकता है, लेकिन एक्चुअली वो फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। तो वो अब हम कोड से देखेंगे कि किस तरह से वो फील्ड्स जो कि नज़र नहीं आ रही हैं उनसे भी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ डेटा आ रहा है। तो ये स्टिच्ड पेज पे कुछ कोड है, जैसा आप देख सकते हैं कि ये दो टाइप के टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, एक फ़र्स्ट नेम के लिए, लास्ट नेम के लिए, और फिर ये सबमिट बटन है। तो ये मैं रन करके देखती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और सबमिट बटन है। तो अब यहाँ मैं कुछ कोड लिखती हूँ। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है आपने, तो इनपुट टाइप में आपने टेक्स्ट दे दिया। अगर रेडियो बटन चाहिए तो इनपुट टाइप आपने रेडियो दे दिया। अगर चेक बॉक्स चाहिए तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स दे दिया। तो इसी तरह से अगर मैं इनपुट टाइप हिडन कर दूं, तो ये एक फील्ड तो क्रिएट होगी जिससे डेटा हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो आपको यूज़र के ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगा। तो इनपुट टाइप हिडन किया मैंने। अब यहाँ नेम दे देते हैं। नेम में मैं नेम बताती हूँ कि सोर्स, मतलब कि कहाँ से, किस सोर्स से ये फॉर्म सबमिट हुआ है, ऑर्डर प्लेस हुआ है। और फिर मैं वैल्यू दे देती हूँ वुमेन क्लोथिंग स्टिच्ड। तो यहाँ हमने पूरा स्पेसिफाई कर दिया कि कहाँ से, क्योंकि हम
आप देख सकते हैं स्टिच्ड वाले पेज पे मौजूद है। तो ये हमने पूरा सोर्स वैल्यू में बता दी। अब मैं क्या करती हूँ, अब यहाँ आप, अच्छा अब ये फील्ड तो क्रिएट हो गई है, लेकिन अब यहाँ ब्राउज़र में देखते हैं कुछ भी कोई डिफरेंस नहीं है। ब्राउज़र में आपको यानी कि यूज़र को कुछ नज़र नहीं आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया। अब मैं फॉर्म सबमिट करूँगी। क्योंकि फॉर्म मैंने गेट मेथड से देखा है, भेजा है, तो आप एड्रेस बार में ये सब देख सकते हैं। अच्छा, अब सोर्स आपको ये नज़र आ रही है और यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट आपको नज़र आ गया कि कौन से पेज से डेटा सबमिट हुआ है। अच्छा, अब एक काम आप और कर सकते हैं, व्यू सोर्स में जाके भी ये फील्ड आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से दो तरीके हैं ये चेक करने के, इनपुट फील्ड इस तरह की। जब आपने इनपुट टाइप हिडन किया तो वो ब्राउज़र से तो हाइड हो गया, लेकिन ये फील्ड एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि आप किस तरह से अपने फॉर्म कंट्रोल्स को लेबल कर सकते हैं और उसका डिफरेंस आपको अब समझ आएगा। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास दो रेडियो बटन्स हैं। एक रेडियो बटन है मेल के लिए और एक है फीमेल के लिए। लेकिन अगर मैं मेल को क्लिक करती हूँ तो कुछ सेलेक्ट नहीं होगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं फीमेल को सेलेक्ट करती हूँ तो भी सेलेक्ट नहीं हुआ। अब क्या करना पड़ेगा कि मुझे बिल्कुल इधर रेडियो बटन पे जाके जब मैं क्लिक करूँगी तो ये सेलेक्ट होगा। अच्छा, जो नॉर्मल यूज़र है वो तो इस तरह से यूज़ कर सकता है, लेकिन जो ऐसे यूज़र हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको लिए इस तरह से यूज़ करना थोड़ा सा मसला होगा। और वैसे भी ये गुड प्रैक्टिस है कि जो आपके फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनको आप लेबल करें। तो हम किस तरह से लेबल कर सकते हैं? तो आप अपने एलिमेंट्स को लेबल करने के दो तरीके हैं, अब वो हम देखते हैं। अच्छा, पहला तरीका ये है कि आपकी जो इनपुट फील्ड्स हैं उनको आप रैप कर दें लेबल में, यानी कि लेबल का ओपनिंग टैग यहाँ दिया आपने और जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है उधर आपने एक लेबल यहाँ पर आके लेबल क्लोज कर दिया। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं। अब अगर मैं फ़ीमेल को सेलेक्ट करूँ तो भी आपका बटन सेलेक्ट हो गया। इसने किया क्या कि इस टेक्स्ट को और इस बटन को ग्रुप कर दिया। तो ये अब पूरा जो एरिया है जो भी हमने लेबल किया है अब ये एक्सेसिबल हो गया है उन लोगों के लिए भी जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है। तो आप ये इस पूरे एरिया में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो आपका जो फील्ड है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, एक तरीका तो यह लेबल करने का। दूसरा तरीका है कि वही आप करेंगे कि लेबल के टैग यूज़ करेंगे और इसके साथ एक एट्रीब्यूट है फॉर। और फॉर का एट्रीब्यूट क्या करता है? फॉर का एट्रीब्यूट ये बताता है कि लेबल किसके लिए है, किस फील्ड के लिए है। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, सिंपल मैंने लिखा लेबल फॉर मेल। अब ये मैंने बता दिया कि ये लेबल किसके लिए है। अब मैं क्या करूँगी, ठीक है, अब ये क्लोज करते हैं। यहाँ आप बता देंगे कि ये लेबल किसके लिए था। इसके बाद आप आईडी देते हैं। आईडी जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आईडी एट्रीब्यूट यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। तो यहाँ पर भी मैं ये बताऊँगी कि ये आईडी, यहाँ पर मैंने आईडी दी इसको एक्सेस करने के लिए। तो जो आपने फॉर की वैल्यू रखी थी वही आप यहाँ पर आईडी दे देंगे। तो अब ये बताएगा कि ये जो लेबल है वो किस आईडी के लिए है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेबल में आपने फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ सिंपली आपने आईडी एट्रीब्यूट यूज़ किया, तो पता लग गया कि किस आईडी के लिए ये लेबल आपने दिया है। तो ये दो तरीके हैं फील्ड्स को लेबल करने के। अब इसका रिजल्ट देखते हैं। अब आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम अपने एलिमेंट्स को लेबल कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा फॉर्म है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये यूज़र की जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, नेशनैलिटी वगैरह, ये वाला जो सेक्शन है इसको मैं ग्रुप कर दूँ, इस सेक्शन को अलग कर दूँ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फॉर्म, तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या कर सकती हूँ, इन सारी फील्ड्स को ग्रुप कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ बाकी फॉर्म से। तो जब भी आपने एलिमेंट्स को, फॉर्म एलिमेंट्स को ग्रुप करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फील्ड सेट एलिमेंट। फील्ड सेट का एलिमेंट आपके एलिमेंट्स को, जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप कर देता है। अब मैंने क्या किया, सिंपली ये पूरा जो सेक्शन है उसको उठाया, ओपनिंग फील्ड सेट एलिमेंट, और यहाँ पर क्लोजिंग फील्ड सेट एलिमेंट दिया। अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। इसने ये पूरे एलिमेंट्स को, फॉर्म एलिमेंट्स को, इस सेक्शन को ग्रुप कर दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इसका कैप्शन दे दूँ, उसका पर्पस क्या है ये सेक्शन बनाने का और ये किस लिए है। तो कैप्शन देने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट और है जो कि फील्ड सेट के एलिमेंट के अंदर आता है, जो लेजेंड का एलिमेंट है। लेजेंड के एलिमेंट में अब मैं कैप्शन दे दूंगी जिससे आइडेंटिफाई करेगा कि पर्पस क्या है इस ग्रुप का, ये जो ग्रुप ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया पर्सनल डिटेल्स। अब देखते हैं, तो इस तरह से कैप्शन आता है और फील्ड सेट एलिमेंट से आप ग्रुप कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फॉर्म वैलिडेशन कि किस तरह से आप फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। तो पहले मैं ये फॉर्म फिल करूँगी। अब मैंने फॉर्म सबमिट किया। अब ये URL पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिट हो गया है। यहाँ पर जबकि मैंने फ़र्स्ट नेम नहीं दिया था, मगर फिर भी फॉर्म सबमिट हो गया और कोई एरर नहीं आया। तो आम तौर पे जो पहले हम ये वैलिडेशन करते थे वो पूरा जावास्क्रिप्ट से करते थे, और जावास्क्रिप्ट तो अभी हमने सीखी नहीं है। तो HTML5 ने एक नया फॉर्म वैलिडेशन इंट्रोड्यूस कराया है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपली जो आपकी फ़ील्ड है, जो भी आप चाहते हैं कि ये कंपलसरी फील्ड्स हैं, रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, उन पे रिक्वायर्ड का आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने रिक्वायर्ड लिखा, तो ये कंपलसरी फील्ड है। अब देखें, अब अगर मैं सबमिट करती हूँ फॉर्म, एक तो ये देखिए ये मैसेज शो होगा यहाँ पर, ये वैलिडेशन। और इसके अलावा अगर मैं हवर करती हूँ यहाँ पर भी, ये क्योंकि कंपलसरी फील्ड थी तो यहाँ पे आया है। अब देखें लास्ट नेम पे अगर मैं हवर करती हूँ तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया है। तो इससे होता ही है, जैसा हमने लेक्चर में देखा था, कि ये आपका टाइम सेव करता है और यहाँ ब्राउज़र से ही आपकी वैलिडेशन हो जाती है कि जो भी इम्पोर्टेंट फील्ड्स थी अगर आपने किसी भी वजह से वो फिल नहीं की हैं, तो यहीं से ही आपका फॉर्म पूरा वैलिडेट होके इधर ही वो एरर दे देगा, सबमिट नहीं करेगा। अब मैं चाहती हूँ कि यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम करूँ, तो हमने देखा यहाँ सारा काम इनपुट टाइप से हो रहा है। तो अब मैं एक पैराग्राफ बनाती हूँ, डेट ऑफ बर्थ। इनपुट टाइप में मैंने लिखा डेट और
नेम जो कि सर्वर के लिए होता है, यहाँ मैंने लिख दिया DOB, डेट ऑफ बर्थ। अभी देखें ये कैलेंडर एक बन गया, सिर्फ इनपुट टाइप डेट्स। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से डेट। अब यहाँ अगर मैं चाहती हूँ कि यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस पता करें, तो उसके लिए एक पैराग्राफ बनाते हैं। प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब मैं इनपुट टाइप में ईमेल दे देती हूँ और नेम इक्वल्स टू ईमेल। यहाँ देखें, इधर आप ईमेल दे सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि यूज़र से इसी तरह से बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ कि यूज़र अपना वेबसाइट बताए, या यूज़र से वेबसाइट अगर पता करनी है, पर्सनल वेबसाइट या कंपनी की वेबसाइट, तो मैंने एक पैराग्राफ बनाया, एंटर योर वेबसाइट। और अब इनपुट टाइप में अगर मैं URL दे दूँ, तो ये URL इनपुट के लिए आप करते हैं। नेम में मैंने प्रोफाइल लिख दिया। अब यहाँ पर ये बॉक्स बन गया है जिसमें आप अपनी वेबसाइट बता सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे इनपुट फील्ड्स, हमारे पास ही बहुत सारी हैं। डेट इनपुट है, पासवर्ड इनपुट है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट है, URL के लिए इनपुट टाइप URL। तो आप डिफरेंट इनपुट्स इस तरह से यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं।